नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, गैंगस्टर, पुलिस, ये जो नेक्सस है, इस देश में जितनी समस्याएं हैं उनमें से ज़्यादातर की जड़ में यही है। अगर देश में भ्रष्टाचार है तो इसकी वजह से, अगर देश में सिस्टम में खराबी है तो इसकी वजह से, अगर काला धन है तो इसकी वजह से, अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो इसकी वजह से, अगर राजनीति में शुचिता नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो इसकी वजह से, और इसको ख़त्म कोई करना चाहता है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। देखिए, छोटे मोटे प्रयास तो होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई बड़ी सर्जरी, कोई बड़ा बम कोई इस पर फोड़ेगा क्या? ये प्रश्न आज क्यों उठा रहा हूँ? वैसे तो ये मुद्दा उठता रहा है जब से एन वोरा कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट आई। एन वोरा कमेटी 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में आ गई। सरकार 2 साल तक उस रिपोर्ट को दबाकर बैठी रही, उसको सार्वजनिक नहीं किया। 1995 में नैना साहनी कांड हुआ तो फिर से एक बार जो है क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस की बात आई और सरकार पे बड़ा दबाव पड़ा कि भाई उसको निकालिए रिपोर्ट को। तो 100 से ज़्यादा पेज की रिपोर्ट है, उसमें से 11 या 12 पन्ने उसके निकाले गए, वो संसद में रखा गया। उससे पहले संसद में भी वो रिपोर्ट सरकार रखने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके एनेक्सचर जो बाकी पन्ने थे उनमें डिटेल था किस नेता का किस गैंगस्टर से क्या संबंध था। एन वोरा कमेटी की जितनी रिपोर्ट का जितना हिस्सा सामने आया है उसके मुताबिक नेता, पॉलिटिशियन गैंगस्टर्स के लीडर बन गए थे। वो पब्लिक के, डेमोक्रेसी के उसके नेता नहीं थे, संसद और विधानसभा के नेता नहीं थे, वो गैंगस्टर्स के नेता थे। गैंगस्टर और पॉलिटिशियन, इसके बीच का भेद खत्म हो गया था। ये इसकी पृष्ठभूमि इस कमेटी को बनाने की थी 1993 में मुंबई में जो दंगे हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, उसको लेकर। वो पूरा सीरियल ब्लास्ट पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस से हुआ। उसमें सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका दाऊद इब्राहिम की थी। उसको भागने में, उसके परिवार को भागने में, ये सब करवाने में मदद करने वाले कौन थे, मददगार कौन थे? उस समय सरकार किसकी थी? केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव थे, राज्य में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये सब देखते हुए उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता इस अंडरवर्ल्ड से जो है, जो उसका सरगना है दाऊद इब्राहिम और उसके साथी, उनसे पैसा लेते थे, उनसे मदद लेते थे, उनसे चुनाव में मदद लेते थे। लेकिन आज मैं सिर्फ वोरा कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे ये तो 30 साल पुरानी बात हो गई, आज उसका संदर्भ क्या है? आज उसका संदर्भ, एक नया संदर्भ आया है, और वो संदर्भ आया है, उससे एक सवाल उठ रहा है, और वो सवाल उठ रहा है कि क्या शरद पवार पिछले 30 साल से ब्लैकमेल हो रहे हैं? एक फाइल थी जिसके बारे में कहा गया कि ये एटम बम है, जिस दिन खुल जाएगी एटम बम जैसा धमाका होगा। उस फाइल में शरद पवार का नाम क्यों था? आगे बताता हूँ आपको। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, उनकी एक आत्मकथा आ रही, उस किताब का नाम है फरोज इन द फील्ड। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि इसमें जिक्र है उन फाइलों का। पीवी नरसिम्हा राव ने लगभग 12 पॉलिटिशियंस के, इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में एक फ़ाइल तैयार करवाई थी, और ये फ़ाइल तैयार हुई थी CBI, IB और रॉ के इनपुट के आधार पर, और दूसरी ED, इनकम टैक्स, इन सारी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं इनके इनपुट के आधार पर। नरसिम्हा राव का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो उनकी पार्टी में है, उनकी सरकार में हैं या उससे बाहर हैं, वो लोग उनको परेशान न कर सकें। राजनीतिक रूप से उन पर कंट्रोल रखने के लिए ये फाइल उन्होंने तैयार करवाई थी। अब इस फाइल में बताते हैं कि शरद पवार का नाम, मुलायम सिंह यादव का नाम, जयललिता का नाम, S बंगारप्पा का नाम, ऐसे लोगों के नाम थे या कहें कि हैं।
फाइल के बारे में पता नहीं है कुछ। नरसिम्हा राव जब उनको लगा कि चुनाव हार रहे हैं, हार गए, जब उन्होंने कहा कि अब मैं प्रधानमंत्री के रूप में लौट कर नहीं आऊँगा, बीच में 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई 96 में, उसके बाद वो फाइलें उनके पास थीं। उन्होंने वो फाइलें एचडी देवगौड़ा को दे दी जब वो प्रधानमंत्री बने। उनसे कहा कि ये फाइलें तुम रख लो और ये तुम्हें काम आएंगी। और देवगौड़ा से उन्होंने ये भी कहा कि अपने किसी विश्वस्त अधिकारी को भेजो, मैं उसको हैंडओवर कर दूंगा ये फाइलें। तो देवगौड़ा ने एसएस मीनाक्षी सुंदरम, जो जॉइंट सेक्रेटरी थी पीएमओ में और देवगौड़ा की विश्वास पात्र थीं, उनको भेजा। नरसिम्हा राव ने वो फाइलें दे दी। देवगौड़ा ने कहा मीनाक्षी सुंदरम से कि मुझे वे फाइलें देने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रखो, इसे पढ़कर मुझे ब्रीफ करो कि इसमें है क्या। तो उन्होंने ब्रीफ किया। उसके बाद देवगौड़ा की आपको मालूम है सरकार 11 महीने में चली गई। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री बने तो मीनाक्षी सुंदरम ने फिर जाकर उनको बताया कि ऐसी फाइल है, और इसके बारे में नरसिम्हा राव का ये कहना था कि ये एटम बम है, ये फाइल जिस दिन खुलेगी बहुत बड़ा धमाका होगा। गुजराल ने कहा कि आप अपने पास रखे रहिए क्योंकि मेरे पास और कोई विश्वस्त व्यक्ति है नहीं। मीनाक्षी सुंदरम के पास फाइल रही। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर गई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी, प्रधानमंत्री बने, तो मीनाक्षी सुंदरम ने ब्रजेश मिश्रा से बताया कि ऐसी फाइल है। तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखो। उसके बाद जब वो रिटायर होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं नहीं रख सकती, अब किसी को देना होगा। तो वाजपेयी के पीएमओ में जो वाजपेयी के सबसे करीबी अधिकारी थे अशोक सैकिया, वो फाइल उनको दे दी गई। अब उसके बाद वो फाइल कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। 2007 में अशोक सैकिया का निधन हो गया। अब वो फाइल उनके पास रही। वो फाइल फिर मनमोहन सिंह सरकार के पास गई, फिर क्या नरेंद्र मोदी सरकार के पास आई, इसका कोई ट्रेस नहीं है। मीनाक्षी सुंदरम कहती हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, वो मैंने अशोक सैकिया को जब सौंप दी उसके बाद से मुझे उस फाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं, सरकार के स्तर से ऐसी कोई जानकारी मिलेगी नहीं। तो सवाल यह है कि उस फाइल में था क्या। जाहिर है एनएन वोहरा कमेटी की उनका जो ब्रीफ था वो क्रिमिनल, पॉलिटिशियन, पुलिस और जो नौकरशाही के बीच के नेक्सस को का पता लगाना था, और इसमें उनकी मदद की। उनको रिपोर्ट मिली, वो जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो काम किया था, ऐसा कहते हैं कि बेहतरीन काम किया था एजेंसीज़ ने। और उसमें रिपोर्ट में न केवल बताया गया है कि किसके किससे कैसे संबंध थे, क्या लेन देन था, ये कैसे हल किया जा सकता है, इसके बारे में भी सुझाव दिए गए। लेकिन आज तक किसी सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट विलाप करता रहता है कि ये क्रिमिनल पॉलिटिशियन का नेक्सस जो है ये देश को बर्बाद कर रहा है। चीफ जस्टिस जब दीपक मिश्रा थे सीजेआई, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के महल में दीमक की तरह है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ हुआ। हाँ, 1997 में जब पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का दबाव बढ़ा तो उस समय की सरकार जो है, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि ये रिपोर्ट, इस पर हम काम करने की तैयारी कर रहे हैं, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते इसको सार्वजनिक करने का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए जो इसकी जांच करे और इसके आधार पर जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर एक्शन ले। लेकिन फैसले में ये बात नहीं कही गई। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मैंने पूछा, जो लोग इस मुकदमे के बारे में जानते हैं, उसके मुताबिक, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये बात कही होती तो सरकार की जिम्मेदारी बनती, जवाबदेही बनती। फिर कोई दूसरा गया होता कोर्ट में कि आपने निर्देश दिया था, फैसला दिया था, सरकार नहीं कर रही है। नहीं हुआ ऐसा। फिर 2020 में अश्विनी उपाध्याय वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत से पीआईएल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित का काम कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने पीआईएल लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया, कहा कि आप सरकार के पास जाइए। तो सरकार के पास गए और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो सवाल ये है कि चाहे
और आपको बता दें कि इस नेक्सस में केवल पॉलिटिशियन, अंडरवर्ल्ड डॉन, पुलिस अधिकारी, नौकरशाही, इतने ही लोग नहीं थे, इसमें एनजीओ के लोग भी हैं, इसमें कुछ बड़े संपादक भी हैं। तो ये देश को जानने का हक है कि वो कौन लोग थे जो देश को बेच रहे थे। और मैं घूम फिर कर बात मुंबई की होती है, अंडरवर्ल्ड की होती है, तो पता नहीं क्यों शरद पवार का नाम ज़रूर आ जाता है। शरद पवार नरसिम्हा राव की सरकार में 20 महीने तक रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री रहते हुए मैं बता चुका हूँ कि वो दाऊद के कुछ लोग उनके एयरफोर्स के प्लेन में गए थे, जिस पर बड़ा बवाल मचा था, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके अलावा दाऊद इब्राहिम 2 बार कोशिश कर चुका है कि वो भारत आने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन उसकी ये शर्तें हैं। और बातचीत किसके माध्यम से कर रहा है? शरद पवार के माध्यम से। तो आखिर शरद पवार का ये अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्ता क्या है भी कि नहीं? और अगर नहीं है तो सवाल ये है कि दाऊद इब्राहिम को शरद पवार पर ही क्यों भरोसा है? आमतौर पर गैंगस्टर जो है इस तरह का जब काम करते हैं, सरेंडर करने की बात करते हैं, तो किसी अधिकारी से बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के लोग होते हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन सवाल ये देखिए, इस बारे में कोई ऑथेंटिक रूप से, कोई तथ्यात्मक रूप से कुछ कह नहीं सकता सिवाय एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट के। और वो रिपोर्ट बाहर आती नहीं। वो रिपोर्ट बाहर आए तो सच्चाई बाहर आए। तो सवाल ये है कि ये भी कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में, ये 93 में आई थी रिपोर्ट, इसमें बीजेपी आरएसएस के किसी पदाधिकारी नेता का नाम नहीं है, क्योंकि 93 तक महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी एक फ्रिंज प्लेयर थी। उसका कोई नेता इस स्थिति में नहीं था कि किसी को फ़ायदा पहुंचा सके, किसी को बचा सके। हो सकता है इसकी वजह से नहीं हो, जो भी कारण हो, नहीं था या नहीं है उस कमेटी की रिपोर्ट में। तो सवाल ये है कि ये सरकार फिर इसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? ये एक ऐसा रहस्यमय मुद्दा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं कि क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही है। क्यों सुप्रीम कोर्ट, जो रोज़ सरकार को निर्देश देता है कि आप स्पेशल कोर्ट बनाइए, जल्दी ट्रायल कीजिए, जो पॉलिटिशियन हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका फैसला जल्दी हो, ये जो क्रिमिनल और पॉलिटिशियन का नेक्सस है वो टूटना चाहिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब बोलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट राफेल पर डिफेंस के पेपर्स मंगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट दूसरे मामलों में जो है डिफेंस के मुद्दों पर जो है ऐसे कागजात मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह सकता कि एनएन वोरा कमेटी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार पेश करे टाइम बाउंड मैनर में? आखिर वजह क्या है? सही बताएं, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो बड़ी वजह है कि उससे क्या हो जाएगा, किस तरह के राज खुलेंगे। ये कुछ मुझे उसी तरह का मामला लगता है। हालांकि दोनों की तुलना नहीं हो सकती, दोनों बहुत ही अलग मामले हैं। एक दूसरा मामला जो बता रहा हूँ बहुत बड़ा है, बड़ी चीज़ है, उसका इस किसी गैंगस्टर से और पॉलिटिशियन, ये क्रिमिनल से मिले हुए पॉलिटिशियन से का नहीं है। वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मामला, उनकी गुमनामी का मामला, उनकी मौत का मामला। वो जो रहस्य बना हुआ है, इतने सालों में भी नहीं खुला, उसी तरह से ये भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्यों एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए। ख़ास तौर से केवल अगर इतना होता कि उसमें संबंध बताए गए हैं, किसने क्या लिया और क्या दिया, तो ये बात होती कि 30 साल पुरानी बात हो गई। उसमें से कुछ नेताओं की मौत भी हो चुकी है जिनका नाम उसमें है। लेकिन सवाल ये कि उसमें यह भी बताया गया है कि इसको सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और जो है सरकार रिपोर्ट सामने कोई लाने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्देश देने को तैयार नहीं है। लेकिन सब लोग चाहते हैं कि ये क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस टूट जाए। कैसे हो सकता है? अगर आपके पास प्रमाण है कुछ लोगों के खिलाफ, अगर आपके पास इस बात का रोड मैप है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस रोड मैप पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो ये कैसे बदलेगा? मुझे लगता है कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को इस मामले को दूसरी सरकारों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए।
सरकार को चाहिए कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करे। सरकार इसके आधार पर कार्रवाई करे। उसके लिए कोई बड़ी कमेटी बनानी हो, कोई आयोग बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, बनाया जाए और एक्शन होना चाहिए। क्योंकि सचमुच अगर ये क्रिमिनल और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट और पुलिस का नेक्सस तोड़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी गर्भनाल काटी जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन फिर घूम फिर कर आ रहा हूँ कि आखिर शरद पवार ऐसे सब मामलों के केंद्र में क्यों आ जाते हैं। तो क्या सवाल ये है कि अगर नरसिम्हा राव से लेकर और अगर अभी तक वो फाइल है जिसका देवगौड़ा ने जिक्र किया है, तो क्या बाकी प्रधानमंत्री उनको ब्लैकमेल करते रहे? क्या शरद पवार ब्लैकमेल होते रहे? मुझे नहीं मालूम है। मैं दावे के साथ ऐसा कुछ कह भी नहीं सकता हूं कि वो ब्लैकमेल होते रहे या नहीं होते रहे। लेकिन दो बातों से, एक एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट में नाम, दूसरा नरसिम्हा राव ने जो देवगौड़ा से कहा और देवगौड़ा की किताब में जो कुछ आ रहा है, मुझे लगता है कि किताब में इससे ज़्यादा शायद कुछ होगा। तो किताब के आने का इंतज़ार करना होगा। लगभग महीने भर में वो किताब मार्केट में आने वाली है, तब पता चलेगा विस्तार से कि उसमें और क्या क्या है। लेकिन इस किताब के आने के बाद मुझे लगता है कि सरकार पर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट सामने लाने का और ये भी बताने का कि वो फाइलें कहाँ हैं कि नहीं हैं। क्या किसी ने नष्ट कर दी, क्या उनको गायब कर दिया गया या सरकार के पास है? इन सारे सवालों के जवाब सरकार ही दे सकती है, अगर देना चाहे। मुझे मालूम नहीं है कि सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी। तो आज के अंक में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।